अरे यार, गेंगिस खान का तो सबको पता है कि वो बहुत एक्टिव थे, बस यूरेशिया को कॉन्कर करने में ही नहीं, बल्कि समझ गए ना, उन्होंने कितने बच्चे पैदा किए ये हमें पता नहीं, पर हिस्टोरियंस बोलते हैं कि बहुत ज्यादा थे। इतने ज्यादा कि कुछ स्टडीज और पूरी इंटरनेट यह बोलती है कि सेंट्रल और ईस्ट एशिया के बहुत लोग उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। पर सबको यह बोलने से पहले कि आपके ग्रेट 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 और लगभग पट्टीफीस और ग्रेट ग्रैंडफादर घेंगिस खान थे, चालो ज़ारा इस आइडिया का डीपर डाइव करते हैं और देखते हैं कि यह सच कितना है। जेनेटिक चेंज पॉपुलेशन में कुछ तरीकों से होती है। नेचुरल सिलेक्शन और रैंडम चांस दोनों जीन वेरिएंट्स का फ्रीक्वेंसी और किस इंडिविजुअल में वो गेने दिखेगा, यह जगल करते हैं। कुछ गेन्स तब ज्यादा दिखाई देते हैं जब कोई प्रोलिफिक ब्रीडर अपना डीएनए हाई रेट पे पास करते हैं, जैसे गेंघिस खान की शंका थी। अगर हमें यह देखना है कि उनके कितने डिसेंडेंट्स आज एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें ह्यूमन पॉपुलेशंस में जेनेटिक चेंजेस का सोर्स ट्रेस करना पड़ेगा। वाई क्रोमोसोम एक अच्छी जगह है शुरुआत करने के लिए, क्योंकि यह एक पेरेंट से पास होता है और अपने पेयर्ड एक्स क्रोमोसोम के साथ डीएनए स्वैप नहीं करता। इसलिए ये ऑटोसोम्स या नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स से अलग है, जो अपने मैचिंग काउंटरपार्ट्स के साथ जेनेटिक मटेरियल को ट्रेड करते हैं। ये क्रोमोसोम कई जनरेशन्स तक इंटैक्ट रहता है, इसलिए इसे एंसेस्ट्रल ओरिजिन ट्रेस करना कंपैरेटिवली इजी होता है। एक 2003 के पेपर ने सेंट्रल एशिया से पैसिफिक तक के हजारों इंडिविजुअल्स के वाई क्रोमोसोम का डीएनए वेरिएशन देखा। उनका रिजल्ट ये था कि लगभग 8% पार्टिसिपेंट्स का सेम वाई क्रोमोसोम हप्लोटाइप था। मतलब ये लोग सेम ब्रॉड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उनका वाई क्रोमोसोम टोटली आइडेंटिकल नहीं होगा, पर वो सब एक ही एंसेस्टर से आते हैं। 8% बहुत है, स्पेशली इतने बड़े एरिया में। ये कुछ ऐसा होता है जो रिसर्चर्स छोटी आइसोलेटेड पॉपुलेशन में देखने को मिलता, पर यहाँ ये ऑलमोस्ट पूरी एशिया थी। रिसर्चर्स ने मॉडल्स यूज किए पॉपुलेशन डायनामिक्स और जेनेटिक म्यूटेशन कंसिडर करने के लिए, और उन्होंने ये हप्लोटाइप को लगभग 1000 साल पहले के प्रोबेबल कॉमन एंसेस्टर तक ट्रेस किया, जो शायद मंगोलिया से था। फिर उन्होंने सोचा 1000 साल पहले का ऐसा कौन सा इंसान था जो बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल था, और वो गेंघिस खान के पास आए। ईस्टर्न यूरोप से सी ऑफ जापान तक रूल करने से सिविलाइजेशन पे लास्टिंग इन्फ्लुएंस होती ही है, ना सिर्फ कल्चरली बल्कि जेनेटिकली भी। उनके कई वाइफ्स और कई सारी कंक्यूबाइंस थी। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि यह नंबर हंड्रेड्स में था, पर हमें यह नहीं पता कि उनके कितने बच्चे थे, क्योंकि सिर्फ उनके पहले वाइफ के 4 लड़के उनके हेयर्स थे। और यह भी हम ये नहीं जानते कि यह वाई क्रोमोसोम हप्लो ग्रुप एक्चुअली गेंघिस खान से कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे पास उनका डीएनए नहीं है, क्योंकि उनके रिमेन सीक्रेट में दफनाए गए और कभी मिले नहीं। बेसिकली रिसर्चर्स गेस कर रहे थे। डिसेंट गेस था और उनका काम बहुत अटेंशन मिला, पर फिर भी गेस ही था। फिर भी उनका रिसर्च लगातार रेफरेंस होता रहा गेंघिस खान के जेनेटिक लेगेसी के प्रूफ के रूप में, और इस बात की संभावना कि आप उनके डिसेंडेंट हो सकते हैं। पर 2018 की एक स्टडी ने इस लिंक को चैलेंज किया। उन्होंने वाई क्रोमोसोम ग्रुप का क्लोजर लुक लिया और क्लोजली रिलेटेड वाई ग्रुप लाइनेजेस को कंपेयर किया। सैंपल साइज को 2500 से ज्यादा लोगों तक बढ़ाया, 292 पॉपुलेशन से। उनके रिजल्ट्स कुछ और ही स्टोरी बताते हैं। उन्होंने ये हप्लोटाइप को लगभग 2600 साल पहले का बताया, जो गेंघिस खान के टाइम से काफी पहले था। उन्होंने ये भी दिखाया कि जो लोग गेंघिस खान के ट्रू डिसेंडेंट्स हैं, वो एक अलग हप्लोटाइप से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ये डीएनए एविडेंस और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स यूज करके दिखाया, जो बताते हैं कहा गेंघिस खान ने अपने ट्रूप्स भेजे, इंक्लूडिंग हिज किड्स, और वो लोग जो रिलेटेड नहीं थे। 8% हाप्लोग्रुप नॉन रिलेटेड फोक्स के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है। उन्होंने कंक्लूड किया कि बड़ा वाई हाप्लोग्रुप मंगोलिक स्पीकिंग पीपल्स के एंसेस्ट्रल एक्सपेंशन का रिप्रेजेंटेशन करता है। इसका सक्सेस ज्यादा
ओवरऑल मंगल पॉपुलेशंस के एक्सपेंशन की वजह से था, न कि एक आदमी के ज्यादा बच्चे होने की वजह से। कि क्रोमोसोम स्टडीज एक सिंगल पेरेंट लीनिएज ट्रेस करती हैं, दूसरे जेनेटिक हाफ को छोड़ देती है, तो ये इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ रिलेटेडनेस पेंट कर सकती है। पर जब हम सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स पे फोकस नहीं करते, तो हमारे जेनेटिक मटेरियल को ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स रिकम्बाइन होती है। हम आइडेंटिकल बाय डिसेंट आईबीडी रीजन्स देख के भी एंसेस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं। आईबीडी रीजन्स वो होते हैं जो एक कॉमन एंसेस्टर से बिना फुली जेनेटिकली रीशफल हुए पास होते हैं। आईबीडी फ्रैगमेंट्स छोटे और ज्यादा मिक्स्ड होते हैं जनरेशंस के साथ, और ऑफस्प्रिंग में स्प्लिट और कंबाइन होते हैं। एक 2008 स्टडी ने एम्बिशियस अटेम्प्ट किया टू ट्रेस इंटररिलेटेडनेस ऑफ ऑल ह्यूमनकाइंड यूजिंग दिस टेक्निक। उन्होंने 17 मिलियन आईबीडी फ्रैगमेंट्स कंपेयर किए कॉमन एंसेस्टर्स को 200,000 साल तक ट्रेस किया, और उन्होंने 9 डिस्टिंक्ट ह्यूमन जेनेटिक्स रीजन्स पे ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका, नॉर्दर्न यूरोप, द आर्कटिक, ईस्ट एशिया, ओशियनिया, साउथ एशिया, द मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका। ये पॉपुलेशंस आपस में ज्यादा आईबीडी बिट्स शेयर करते हैं। सेंटर ऑफ यूरेशिया इज मोस्ट जेनेटिकली मिक्स्ड जियोग्राफिक रीजन इन द वर्ल्ड। फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ये सेंट्रल रीजन एक हॉटस्पॉट था ट्रेडिंग और माइग्रेशन के लिए। गेंघिस खान के एम्पायर के जेनेटिक एविडेंस को मिडिल यूरेशिया रीजन और दूसरे एरियाज के साथ कंपेयर किया गया। तटार्स को मॉडर्न मंगोल डीएनए सैंपल के रूप में यूज किया, और उन्होंने यह पाया कि टटार्स यूरोपियन पॉपुलेशन से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। प्रेजेंट डे सेंट्रल एशिया ईस्ट एशियन पॉपुलेशंस के साथ क्लोजली रिलेटेड है। ट्रेडिंग अलोंग द सिल्क रूट ने ईस्टर्न एशिया और वेस्ट को कनेक्ट किया। इसलिए गेंगिस खान का एम्पायर मेन जेनेटिक इन्फ्लुएंस नहीं दिखा रहा, पर उनका एक्सपेंशन ट्रेड एक्सचेंजेस एक्सपेडाइट करने में मेजर रोल प्ले करता है। कोई भी टेक्निक ये नहीं बता सकती कि आप डायरेक्टली गेंगिस खान के डिसेंडेंट हो, गिवन दैट हमें उनका डीएनए नहीं मिला। पर यह आपको वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशंस के बारे में बता सकती है जिनके साथ आपका एंसेस्ट्री शेयर होता है। शायद आपके डीएनए में कुछ डीप टाई गेंघिस खान से हो, पर यह सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा किए। यह इसलिए क्योंकि उनका एम्पायर ऐसे टाइम और जगह पे था जहां लोग सेंचुरीज से ट्रैवल कर रहे थे। हम सब रिलेटेड हैं, और सेंट्रल एशिया के साथ तो और भी ज्यादा रिलेटेड है।